माई अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपको दे रखा है, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास विषय में एकमत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछ रखा है, बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड, जो बच्चों का विकास है वो उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ठीक है, चाहे वो उनका परिवार हो गया, ठीक है, फ्रेंड सर्कल हो गया, या फिर उनका स्कूल होता है, सभी जगहों से जो है उनका विकास प्रभावित होगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना, खरगोश की तरफ फुदकना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो फाइन मोटर स्किल क्या होता है आपका, जिसमें हम अपनी छोटी मसल्स का यूज करके किसी काम को करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों के साथ दौड़ना। तो इसमें तो हम अपनी छोटी मसल्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ग्रॉस मोटर स्किल का। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल आपका क्या होता है? जिसमें कि हम अपनी बड़ी मसल्स का यूज करके किसी काम को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका कट हो गया। उसके बाद में दे रखा है, एक धागे में मोती पिरोना। तो देखिए, जब हम धागे में मोती पिरोते हैं तो क्या करते हैं, अपनी छोटी मसल्स का, अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है सीढ़ियाँ चढ़ना, जो कि आपके ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, और खरगोश की तरफ फुदकना, ये भी क्या है, आपके ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आपको कोई भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः गुणपूर्णतः आनुवांशिक है। आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, उसके बाद में दे रखा है आपको सामाजिक कौशल। ठीक है, इसमें से बताना है आपका कौन सा जो गुण है वो पूर्णतः आनुवांशिकता से जो है प्राप्त है। केवल ए, केवल बी, ए और बी, ए बी और सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः आनुवांशिक है। तो कौन सी है? हमारी आंखों का रंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि किस में दे रखा है, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की कार्य कर रहे हैं संस्था के रूप में, प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीयक, विश्लेषण। तो देखिए, जब भी स्कूल की बात हो, ठीक है, जब भी आपकी स्कूल की बात हो तो ये आपका कौन से कारक में आ जाएगा? द्वितीयक कारक में। देखिए, जो समाजीकरण होता है उसके आपके दो कारक होते हैं, एक होता है प्राथमिक और उसके बाद में दूसरा होता है द्वितीयक। ठीक है, तो देखिए, अगर हम प्राथमिक कारक की बात करें तो इसमें जो है हमेशा आपके जो फैमिली होती है, ठीक है, वो हमेशा जो है आपकी प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगी। और उसके बाद में सेकंड की बात करें तो आपका जो स्कूल है वो हमेशा क्या आएगा? सेकेंडरी कारक में। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, बट ये अगर आप इन दोनों पॉइंटों को ही याद रख लेंगे तो भी जो है यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो अगर हम देखिए, स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर, तो स्कूल आपका किस कारक के अंतर्गत आ जाएगा? समाजीकरण के द्वितीय कारक के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आपका, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उसके बाद में दे रखा है परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। ठीक है, तो ये जो लॉरेंस कोहलवर्ग की नैतिक विकास है, कौन सा स्तर है आपका?
पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा? ठीक है, समावेशन, संतुलन, समायोजन, असंतुलन, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो सीता है वो क्या कर रही है? साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना। ठीक है, बदलाव करना यानी क्या कर रही है? वो मॉडिफाई कर रही है। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम किसी चीज़ में मॉडिफाई करते हैं, संशोधन करते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? अकोमोडेशन यानी समायोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आप इस चीज़ को समझ लीजिए, एक होता है आपका असिमिलेशन, ठीक है, उसके बाद में एक होता है आपका अकोमोडेशन। तो जब हम अपनी मौजूदा ज्ञान में किसी चीज़ को जस्ट ऐड कर लेते हैं तो वो आपका क्या होता है? समावेशन। ठीक है, जिसको हम असिमिलेशन बोलते हैं। और जब हम अपने पूर्व अनुभव में जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ में, बदलाव के साथ में किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है? समायोजन, अकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रही है? वो बदलाव कर रही है। ठीक है, अपने तरीके में बदलाव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अवस्था में बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में शायद थोड़ी सी मिस्टेक है, कट गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ एक बार। यहाँ पर शायद मेरे से डैश होना चाहिए। ठीक है, डैश होना चाहिए। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना आरंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीय, पेशीय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जीन प्याजे की जो फोर्थ स्टेजेस है, जिसे हम SPCF के नाम से जानते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये हो गया सेंसरी और ये हो गया आपका प्री, और उसके बाद में ये कॉन्क्रीट और उसके बाद में ये फॉर्मल हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसी क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से घुमा के पूछता है। भाषा कौशल की जो है भाषा कौशल जो तेज़ी से विकसित होता है वो आपकी किस एज में होता है? ठीक है, तो देखिए जो अगर हम भाषा कौशल की बात करें तो ये आपका जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो प्रारंभिक बचपना अवस्था होता है, जिसकी अवधि कितनी होती है? 2 से लेकर के 6 वर्ष, उसमें जो है भाषा का विकास सर्वाधिक तेजी से होता है। तो अगर हम प्याजे की स्टेजेस में बात करें तो इसमें आपकी कौन सी आ जाएगी? 2 से लेकर के 7 वर्ष, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका वर्ष कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। तो अगर आपको इनकी एज नहीं याद होगी तो आपसे जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप जो है इनकी जो स्टेजेस है उनकी एज भी याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका भाषा कौशल से पूछा था, बट इनकी एज से रिलेट करके पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है, जो कि फोर्थ स्टेज होती है, इसकी आयु आपकी कितनी होती है? 11 से लेकर के 18 तक होती है, 18 भी मान लीजिए। उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक जो आपका होता है, पहले हम इसका सेंसरी मोटर की बात कर ले तो इसकी 0 से 2 वर्ष होती है। उसके बाद में इसका 2 से 7 होता है प्री ऑपरेशनल की, और उसके बाद में 7 से 11 जो है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की होती है। तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, ये उल्टा दे रखा है। तो आपको इस तरीके से जो प्याजे की स्टेजेस है उनको याद रखनी है, और किस स्टेज में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी जो है आप प्याजे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे इजीली। याद मतलब मत करिए, एक बार 2 बार आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपने BEd या फिर DLEd किया होगा तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, डैश में एक अध्यापक और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और संवाद को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके लेखांश पर अन्योन शिक्षण, पाठ, खोजी, अधिगम, क्रमबद्ध अनुदेशन। तो हमको बताना है कि ये जो इस प्रकार का शिक्षण हो रहा है, जिसमें 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बना करके जो संवाद है वो कर रहे हैं, तो ये किस तरीके का शिक्षण है आपका? ठीक है, ये कैसा शिक्षण है आपका? अन्योन शिक्षण। ठीक है, अन्योन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? अनुदेशात्मक पाठ, पुनः वर्णन, साम्य धारण संतुलन, अभिक्रमित शिक्षण। ठीक है,
तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं भी पता है तो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि देखिए पुनर्वलन की बात जो है वाइगोस्की आपकी करते ही नहीं है। उसके बाद में साम्य धारण, ये किसका शब्द है? आपके प्याजे का, ठीक है। और अभिक्रमित शिक्षण, इसकी भी बात जो है प्याजे नहीं करते, तो ये किसकी करते हैं? अनुदेशात्मक बाड़ यानी स्कैफ होल्डिंग, ठीक है। स्कैफ होल्डिंग की जो है बात कौन करता है? वाइगोस्की। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपकी स्कैफ होल्डिंग या फिर पाड़, आप इसको इंग्लिश में ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको हर बार जो नेम है वो चेंज मिलेगा, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग आपका क्या होता है कि जो बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, ये अगर कोई ये हाथी, ठीक है, हाथी तो मतलब नहीं बना पा रही हूँ मैं, मान लीजिए एक बच्चा है, दूसरा एग्जांपल समझिए, साइकिल वो चला रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसको साइकिल चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे छोटा बच्चा है तो अब थोड़ी स्टार्टिंग में वो साइकिल चलाना सीख जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 8 से 10 साल का बच्चा है, तो वो साइकिल जब चला रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको पीछे से पकड़ के रखते हैं ताकि वो गिरे ना, ठीक है। बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो बच्चा खुद से साइकिल चलाने लग जाता है। तो कैसे चलाए? क्योंकि आपने उसे थोड़ी सी हेल्प दे दी पकड़ के, ठीक है। तो वही क्या होता है, आपका स्कैप होल्डिंग होता है, आपका पार होता है, ठीक है। यानी जो थोड़ी सी मदद मिलने पे बच्चा किसी काम को खुद से कर लेता है, तो वो आपका हो गया स्कैप होल्डिंग। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम क्षमता वाले छात्रों बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करना चाहिए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यालय को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रीय होनी चाहिए, और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है। तो कम क्षमता वाले बच्चों को कक्षा में उपेक्षा करना, ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो ये भी जो है गलत है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को जो है अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को पढ़ने का। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो बोला है कि कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दे रखा है, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है यही सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा किसी भी तरीके से उचित नहीं है आपका। अब जो है, जो आपकी एनईपी है हो गई, ठीक है, आरटीई हो गई, ये किसकी बात कर रही है? आपकी एनईपी 2020 की बात कर ले तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रही है, यानी बच्चे को जो है केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो देखिए, यहाँ पर अगर हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 8 टाइप ऑफ मल्टीपल जो है इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है हमारी 8 प्रकार की होती है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रखा है आपसे, किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की जो योग्यता है वो आपकी क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, इंटर, ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया वह क्या दर्शाता है? जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता। तो देखिए, जो इस तरीके के कथन है आपके, ये किसको प्रदर्शित करते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप का, ठीक है। अब रोने से मतलब इस चीज़ को, रोने से जो है आपका जेंडर का क्या संबंध है, ठीक है। बट जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, वो इस तरीके की चीज़ों को स्टार्टिंग से ही करता आ रहा है। तो इसलिए जो पेरेंट्स है, वो जो लड़के की पिता क्या बोल रहे हैं कि लड़की की तरह न रहो, तुम तो लड़के हो, ठीक है। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को, ठीक है, जेंडर रूढ़िबद्धता को, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, पहले से चली आ रही हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, यह विद्यार्थियों के अध्ययन में के प्रति रुचि पैदा करता है, पारंपरिक
पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन की, तो इसके संदर्भ में जो है आपका कौन सा कथन सही नहीं है? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। तो देखिए, ये आसान तरीका नहीं है, ये आपका जो है इसमें सही नहीं पूछा हुआ था, तो इसलिए आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, दे रखा है कथन, सॉरी यहाँ पे अजर्शन और कथन दोनों होगा। ठीक है, अजर्शन लग रहा है कट गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग, अभी के लिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अजर्शन जो है टाइप करने में मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा। ठीक है, शायद दे नहीं रखा है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट आप यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपका, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों को क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण कार हेतु प्रयोग की गई यह योजना क्या कहलाती है? साधन, लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणोपकारी, वितरित अभ्यास, लक्ष्य निर्देशित योजना। ठीक है, तो देखिए ये जो इंद्रधनुष को याद कराने की जो प्रक्रिया है, बैनी आह पिनाला, ये जो प्रियंका है वो यहाँ पर किसका यूज कर रही है? स्मरणोपकारी। ठीक है, जिससे हम निमोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि जो प्याजे की स्टेजेस है, मैंने आपको भी बताया SPCF से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म, एक निमोनिक्स तैयार हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होती है, किसी भी चीज़ को याद करने में हमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ को बनाना, तो ये क्या होता है हमारा निमोनिक्स, स्मरणोपकारी हिंदी में इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस युग्म का युग्म का मिलान सही है? सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, लेखन, वैकल्पिक विषय पढ़ने में कठिनाई, बौद्धिक स्तर, एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, समावेशी विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अभ्यर्थियों की शिक्षा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पर सही मिलान की बात करें तो इसमें जो है एक ही ऑप्शन आपका सही है, लेखन वैकल्पिक विषय पढ़ने में कठिनाई, यानी डिसलेक्सिया की जो है यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। तो देखिए सृजनात्मकता का संबंध जो आपकी क्रिएटिविटी होती है उसका क्या संबंध होता है? अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी दिशाओं में सोचना। ठीक है, कई दिशाओं में जो है आप सोच सकते हो। और अभिसारी चिंतन का क्या मतलब होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको ये दोनों ध्यान में रखनी, जो सृजनात्मकता जो आपकी क्रिएटिविटी का संबंध है वो क्या किससे होता है? आपका दिशाओं में सोचना। ठीक है, अपसारी चिंतन से होता है। बौद्धिक स्तर, एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण तो नहीं, आपको हार्वर्ड गार्डनर ने बताया ही है कि जो बुद्धि होती है कैसी होती है हमारी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी हमारे अंदर जो है कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थी के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समन्वित करना, प्रक्रिया उन्मुख अभिलक्षण के बजाय उत्पाद उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता को अनदेखी करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि सफलता समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है ACD, और D, A और B, उसके बाद में दे रखा है A और C। ठीक है, और उसके बाद में शायद फोर्थ ऑप्शन, एक ऑप्शन यहाँ पर आप कट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ कौन कौन सा सही है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन की आपकी बात करें तो दे रखा है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में बहुविध साधनों का प्रयोग करना, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना का समन्वित करना, यानी जैसी विद्यार्थी की आवश्यकता उसके अनुसार क्या करें, हम जो है व्यक्तिगत शिक्षक योजना बनाए। अगर जो एक बच्चा है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके लिए जो है उस तरीके की योजना बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में प्रक्रिया उन्मुख अधिगम की बजाय उत्पाद उन्मुख लक्ष्य को
बढ़ावा देना, यानी बच्चे जो है एक्टिव ही ना रहे हैं यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ उत्पाद यानी रिजल्ट पे फोकस करें, तो ये आपका किसी भी तरीके से सही नहीं है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना, तो ये भी जो है आपका किसी भी तरीके से उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आपके प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में यूनिक है, अनोखा है। तो अगर हम हर बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो उसे कैसे समझ में आएगा, क्योंकि किसी बच्चे का लेवल हो सकता है कि जो अच्छा हो, किसी बच्चे का जो हो सकता है कि उसको कहीं पर दिक्कत आ रही हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें हो, ठीक है। तो ये जो है आपका किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका दो ही ऑप्शन है जो कि सही है, ए और बी, तो थर्ड में दे रखा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य रूपी भाषा और उसकी स्थानीय कस्बे की बोली में हेर फेर बदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको भाषा के शुद्ध स्वरूप उपयोगी को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा के समरूप शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए, भाषाओं को मिश्रित करने पट फटकारना चाहिए। तो देखिए, अगर क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ें हम लोग यहाँ पर, तो दे रखा है आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस कर रहा है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे में बोली में फेरबदल करता रहता है। तो देखिए, जब बच्चा है, बच्चा वही बोलेगा जो उसने सुना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो बच्चा की मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको जो है प्रोत्साहन दिया जाए। तो बच्चा कोई ज़रूरी थोड़ी कि एक ही कस्बे से आया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, बच्चे को अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा के समरूप शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हर क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जो आप इसका PDF डाउनलोड करके खुद से भी इन क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।